उत्तर प्रदेश की सियासत में जीत हार का फॉर्मूला जातीय समीकरण के आधार पर ही तय होता है। बिना इस समीकरण को साधे सत्ता हासिल नहीं करी जा सकती, ये बात हर पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ऐसे में अब की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियां BMOD फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। क्या है ये BMOD फार्मूला, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी का 14 वर्ष पुराना ये नारा तो आपको याद ही होगा। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। दरअसल इन नारों के चलते ही उस समय सन 2007 में BSP सत्ता में आई थी और जातीय समीकरण का ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला हिट हो गया था। हर पार्टी को एक बात समझ में आ गई थी कि सोशल इंजीनियरिंग के इस फार्मूले के बिना सत्ता में आ पाना नामुमकिन है। ऐसे नारों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन किया था और BSP सुप्रीमो मायावती ने बहुमत के साथ सरकार बना तत्कालीन समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में धूल भी चटाई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातीय समीकरण पर ही आधारित होता है। ऐसे में 2022 के चुनाव में हर पार्टी जातिगत सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाकर सत्ता में आने के सपने देख रही है। दरअसल BMOD का फुल फॉर्म है ब्राह्मण, मुस्लिम, OBC और दलित, जिनका अच्छा खासा जनाधार यूपी की आबादी में आपको देखने को मिलेगा। इन जातियों के वोट बिना उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल नहीं करी जा सकती है। ऐसे में सत्ताधारी दल BJP हो या फिर सपा, बसपा और कांग्रेस, हर दल की निगाह इन जातियों के वोट बैंक पर है। BMOD के फार्मूले में ब्राह्मण 2022 में केंद्र बिंदु में है। ऐसे में हर पार्टी उन्हें लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है। सभी पार्टियां ये बात बेहतर तरीके से जानती हैं कि अगर केवल ब्राह्मण समुदाय के सहारे सत्ता में नहीं पहुंचा जा सकता तो इन्हें दरकरार करके भी सत्ता हासिल नहीं करी जा सकती। यूपी के लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मण आबादी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हर पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने का सबसे ज़्यादा प्रयास कर रही है। BSP अपने 14 साल पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाकर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत BSP के हाथी के सारथी सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा अयोध्या से कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पहले ही भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा लगाने के साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज ब्राह्मण नेताओं का एक संगठन भी बनाया है। पार्टी का यह दावा है कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये संगठन आवाज उठाएगा और उनकी हर संभव मदद करेगा। हालांकि मायावती को भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा अखिलेश द्वारा लगवाने पर ऐतराज है। उन्होंने तत्काल अखिलेश से एक सवाल पूछा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्हें क्यों भगवान परशुराम की याद नहीं आई, क्यों तब उन्होंने 108 फीट की प्रतिमा नहीं लगवाई। अगर हम सत्ता में आएंगे तो भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति उत्तर प्रदेश में लगेगी। इसके अलावा हम भगवान परशुराम के नाम पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक बनवाएंगे। हालांकि अगर बात करें सत्ताधारी दल BJP की तो ब्राह्मणों को लुभाने में BJP ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। सीधे तौर पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है तो BJP ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई, लेकिन इसका कोई खासा असर ब्राह्मण समाज पर नहीं पड़ा है, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण उनको ब्राह्मण नेताओं का एक बड़ा चेहरा नहीं मानते हैं। दूसरी ओर उनकी राजनीतिक परफॉर्मेंस भी खासा अच्छी नहीं रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी ब्राह्मणों से ज़्यादा SC, ST और OBC नेताओं को तवज्जो दी है। BJP का केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में OBC नेताओं, SC, ST नेताओं को तवज्जो दिया जाना साफ जाहिर करता है कि BJP 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों से ज़्यादा भरोसा SC, ST और OBC वर्ग से कर रही है। BJP को पूरी उम्मीद है यूपी का SC,
SC/ST और OBC वर्ग उनके साथ जाएगा। सीधे तौर पर अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार देखेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश से एक सांसद अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बीजेपी की मंशा साफ जाहिर करती है कि बीजेपी को ब्राह्मणों से ज्यादा भरोसा OBC और SC/ST पर है। ऐसे में बीजेपी का एक मानना यह भी है कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के बाद ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक हो चुका है। ये कहीं नहीं जाने वाला, ब्राह्मणों के सारे वोट बीजेपी के ही पाले में गिरेंगे। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो प्रियंका गांधी का झुकाव भी सीधे तौर पर इन वोट बैंकों पर है। तभी तो प्रियंका सबसे ज्यादा यूपी में ही एक्टिव नजर आती हैं। किसी दलित के साथ अगर यूपी में कुछ अन्याय होता है तो प्रियंका अपने लाव लश्कर के साथ उसके घर हमदर्दी जताने पहुंच जाती हैं। कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों जैसे आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी जैसे नेताओं को भी पार्टी में उच्च पद देकर ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बात अगर मुस्लिम वोट बैंक की करी जाए तो बीजेपी इस बात का दावा करती हुई नजर आती है कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर मुस्लिमों का साथ बीजेपी को ही मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, क्योंकि मुस्लिमों का जो वोट है वो कई पार्टियों में बटा हुआ है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों को सामने ला करके मुस्लिमों की सच्ची हितैषी होने का दावा कर चुनाव की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि किस पार्टी का पीएम मोदी का सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला कामयाब होता है और सत्ता का ताज किसके सर पर चढ़ता है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से पुनीत मोहन की रिपोर्ट।